नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का कम्युनिटी कलर्स के इस फ्रेश एपिसोड में स्वागत है। मेरा नाम है आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स के हर एक एपिसोड के साथ हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप तक हम ऐसी न्यूज़, ऐसी जानकारी पहुंचा पाएं जिसका सीधा लाभ आप उठा सके। ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के लिए। इसी तरह के नए नवेले डेडिकेटेड प्रोग्राम्स भी आप रेडियो उड़ान पर सुनते रहते हैं। साथ ही साथ रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आता है निरंतर मनोरंजन का एक ऐसा मौका जिसे आप चूक नहीं पाएंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल के दिनों में गर्मी बढ़ती जा रही है। भारत में समर्स शुरू हो रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि गर्मी के इस मौसम में आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। धूप में निकलने से पहले बॉडी कवर कर रहे होंगे, अपनी हाइड्रेशन लेवल का, पानी पीने का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, जिस तरह आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अपने माइंड का ख्याल भी जरूर रखें। और बात चल रही है माइंड की, तो इसे अपडेट करने के लिए हम लेकर आए हैं आज का कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम, जहां पर हम डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरें, जॉब अलर्ट्स और साथ ही साथ सुनने वाले हैं DPWD डिपार्टमेंट की तरफ से सोशल मीडिया अपडेट्स भी। अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो इसे तुरंत फटाफट से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से। दोस्तों, रेडियो उड़ान थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा, ट्यून इन पे भी सुना जा सकता है। इसे लाइव सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com को। साथ ही आशा करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप रेडियो उड़ान को खूब फॉलो कर रहे होंगे, जिसके द्वारा आपको चैनल से जुड़ी सारी अपडेट समय समय से मिलती रहती है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के न्यूज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स मेडिकल बोर्ड से नीट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार की दिव्यांगता का आकलन करने को कहा। गाजियाबाद के बंसूरी में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए पहला समेकित माध्यमिक विद्यालय तैयार। जल्द ही भरे जाएंगे दिव्यांगों के पद। दिव्यांगों की मांगों पर मुख्य सचिव के साथ भी होगा विचार मंथन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृहों के कामकाज पर फिर से शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने का निर्देश दिया। रायपुर में दिव्यांगजनों का हल्ला बोल पैदल मार्च की तैयारी, पुलिस ने किया ये काम। सुनेंगे रेशम तलवार के वेव्स एनिमे एंड मैंगा कॉन्टेस्ट WAM में इनक्रेडिबल अचीवमेंट के बारे में। सुनेंगे कुछ जॉब ओपनिंग्स के बारे में। चंडीगढ़ के लेखकों और ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग करने वाले स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। बॉडी बिल्डर सूरज ने पैर और हाथ गंवाने के बाद भी कैसे बदली अपनी जिंदगी। दिव्यांग कोटे से MPPSC पास कर बने आबकारी सब इंस्पेक्टर सोशल मीडिया पर बाइक चलाते फोटो हुए वायरल। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को दिशा निर्देश दिए गए कि वो ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य विज्ञान महानिदेशक 2024 और अनमोल बनाम भारत संघ एवं अन्य में न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक MBBS अभ्यर्थी की दिव्यांगता का आकलन करने के लिए 5 डॉक्टरों से मिलकर मेडिकल बोर्ड को गठित करें, जिसमें कि एक लोकोमोटर दिव्यांगता विशेषज्ञ और एक न्यूरो फिजिशियन शामिल हों। ओम राठौड़ मामले में ये माना गया था कि बेंचमार्क दिव्यांगता के अस्तित्व मात्र से MBBS कोर्स में अयोग्यता नहीं होती। ये माना गया था कि मेडिकल बोर्ड को ये आकलन करना चाहिए कि क्या दिव्यांगता के कारण उम्मीदवार मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं। जबकि अनमोल के मामले में राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के दिशा निर्देशों में कहा गया कि MBBS कोर्स में एडमिशन के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों के पास दोनों हाथ स्वस्थ, संवेदनापूर्ण और पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए, जिसे मनमाना और संविधान के विरुद्ध माना गया था।
वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने SCPWBD उम्मीदवार की श्रेणी में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2024 की परीक्षा दी थी और 176वीं श्रेणी रैंक हासिल की। वे दोनों हाथों में जन्मजात कई उंगलियों की अनुपस्थिति से पीड़ित है और साथ ही बाएं पैर में भी समस्या है। उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन दिया था। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय मेडिकल आयोग NMC के दिशा निर्देशों के तहत अयोग्य पाया गया। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं दिल्ली गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मसूरी में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय की शुरुआत की गई है। जिले का ये पहला सरकारी स्कूल होगा जहां पर दिव्यांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिले में दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय न होने के कारण दिव्यांगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरठ या दिल्ली का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब विद्यालय की शुरुआत होने से दिव्यांगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगों को स्कूल का लाभ मिल सके। विद्यालय में कुल 200 से भी अधिक छात्रों की क्षमता है। मसूरी स्थित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय 2024 में बनकर तैयार हुआ था। 2018 में शासन को समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। करीब 25 करोड़ की लागत से समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय बनकर तैयार हुआ है। विद्यालय में दिव्यांग छात्रों के साथ साथ सामान्य छात्र भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय को दिव्यांग छात्रों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि विद्यालय में दिव्यांग छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। विद्यालय में कुल 200 छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं शिमला से। यहाँ पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में प्रदेश के मुख्य दिव्यांग जन संगठनों की बैठक हुई। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष देवाचंद नेगी और हिमाचल दिव्यांग कल्याण सभा के अध्यक्ष हरिदास प्रजापति ने बताया कि विभाग द्वारा पहली बार ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के अतिरिक्त सभी दिव्यांग वर्गों के संगठनों को एक मंच पर बुलाया गया। उनकी सभी मांगों का, जैसे कि दिव्यांगों के हेतु विशेष स्थानांतरण नीति बनाना, पदोन्नति का सख्ती से पालन करना, दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करना, स्वतंत्र दिव्यांग आयुक्त बनाना, दिव्यांगों को बिना शर्त मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देना तथा दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने के बारे में सरकारी स्तर पर समाधान करने का पूर्ण आश्वासन दिया गया। सभी संगठनों ने विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष में 235 पदों को भरने की प्रक्रिया के प्रयासों को पूर्ण करने की सराहना की। भविष्य में किसी एक विशेष संगठन के साथ बैठक न करके सभी संगठनों को बैठक में आमंत्रित करने का आग्रह भी विभाग से किया गया, ताकि सभी दिव्यांग वर्गों के संगठनों का उचित समाधान निकाला जा सके। विभाग के सचिव आशीष सिंहमार तथा निदेशक ईसो मसा किरण भडाना द्वारा संगठनों को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा प्रदेश के सभी विभागों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित सभी पदों को भरने के आदेश दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा सभी दिव्यांग संगठनों की मांग के अनुसार प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ शीघ्र बैठक आयोजित करने के बारे में आश्वासन भी दिया गया। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट से। महाराष्ट्र में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृहों की स्थिति से संबंधित एक याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे, जिसमें कि राज्य में ऐसे गृहों की संख्या और अन्य बातों के अलावा ऐसे गृहों के कामकाजों को पुनरुज्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख हो। ये मामला 2014 की एक याचिका से उपजा है, जिसमें के आरोप लगाया गया था कि मानखुर्द स्थित एक आश्रय गृह में बार डांसरों को आमंत्रित किया गया था और संबंधित अधिकारियों से अनुमति लिए बिना 26 मानसिक रूप से विकलांग लड़कियों को आश्रम गृह में लाया गया था। आरोप लगाया गया था कि आश्रय गृह में आयोजित एक पार्टी में शराब परोसी गई और कम कपड़ों में बार डांसरों ने नृत्य किया। इसके बाद याचिका में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए घरों की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं, बच्चों के स्वास्थ्य आदि सहित कई मुद्दे उठाए गए। अदालत ने राज्य से ये भी बताने के लिए कहा कि क्या उसने बाल संरक्षण के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करने का अभ्यास किया है और क्या उसने मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के घरों की संख्या का पता लगाया है।
इसने कहा कि राज्य सरकार ये बताएगी कि राज्य में 94 घर क्यों काम नहीं कर रहे और MDC घरों के कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, अब समय आता है इस नई पहल के बारे में जानकारी लेने का, जिसका नाम है बी माई स्क्राइब। दोस्तों, V4U संगठन भुवनेश्वर द्वारा जयदेव भवन में दृष्टिबाधित छात्रों को उनकी परीक्षाएं पूरी करने में सहायता करने के लिए बी माई स्क्राइब नाम की पहल शुरू की गई है। पहल का सारांश इस प्रकार है। नाम है बी माई स्क्राइब। इसकी लॉन्च की तारीख है 3 अप्रैल 2025। स्थान जयदेव भवन भुवनेश्वर। इसका उद्देश्य है परीक्षा के दौरान दृष्टिबाधित छात्रों को स्क्राइब सहायता प्रदान करना। संगठन का नाम V4U। संपर्क जानकारी है इसकी वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bemyscribe.in। याद रहे www.bemyscribe.in। ईमेल है bemyscribe@gmail.com bemyscribe@gmail.com। फोन नंबर्स फटाफट लिख लीजिए 9853337095। याद रहे 9853337095, या फिर आप डायल कर सकते हैं 8118022987 को, यानी कि 8118022987 को। आप इसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। bemyscribe.in स्क्राइब registration.php के साथ आप इस पर पंजीकरण भी कर सकते हैं। वेबसाइट है www.bemyscribe.in। दोस्तों, खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां के जय स्तंभ चौक पर दिव्यांगजनों ने शुक्रवार को 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और दिव्यांगजनों के बीच झूमाझटकी भी हुई। पुलिस ने बलपूर्वक दिव्यांगजनों को बस में बिठाकर नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर पहुंचाया। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में दिव्यांगजन अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर 26 मार्च से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 31 मार्च की सुबह पुलिस ने उन्हें बस में बिठाकर धरना स्थल तूता पहुंचा दिया। बिना किसी सूचना के शुक्रवार को दिव्यांगजन जय स्तंभ चौक पहुंचकर पैदल मार्च करने वाले थे, जिसे पुलिस ने बलपूर्वक रोक दिया। दोस्तों, आपको दिव्यांगजनों की 6 सूत्रीय मांगों की जानकारी दे दे। पहली है, सभी जगह काम करने वाले फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगजनों का राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराकर फर्जी दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी, दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 5,000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाए और BPL की बाध्यता को खत्म किया जाए। तीसरी, 18 वर्ष से अधिक के अविवाहित दिव्यांग युवती और महिला को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाए। चौथी, दिव्यांगजन विशेष भर्ती अभियान चलाकर अति शीघ्र शासकीय पद निकालते हुए विज्ञापन जारी किए जाए। पांचवी, शासकीय दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में 4% का आरक्षण दिया जाए। 6, बेरोजगार दिव्यांगजनों को बिना गारंटर लोन दिया जाए और कोरोना के पूर्व दिए गए सभी लोन्स माफ किए जाए। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस
एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट के बारे में सुनते हैं। दिल्ली में वेव्स एनिमे एंड मैंगा कॉन्टेस्ट WAM में रेशम तलवार की अविश्वसनीय उपलब्धि ने भारतीय वॉइस एक्टिंग और एनिमेशन जगत में एक मील का पत्थर बना दिया। एक दृष्टिबाधित कलाकार के रूप में रेशम ने बाधाओं को पार किया और वॉइस एक्टिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिससे कि साबित हुआ कि प्रतिभा किसी भी सीमा से परे होती है। उनकी जीत इस बात का प्रमाण है कि जुनून और समर्पण बाधाओं को तोड़ सकता है और कॉम्पिटिटिव क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रेशम तलवार रेडियो उड़ान के साथ रेडियो जॉकी है, वॉइस ओवर का काम करती हैं तथा ऑडियो एक्टिंग में एक अनुभवी पेशेवर हैं। वैम ने उन्हें एक बड़ा मंच प्रदान किया जिससे कि वे सुर्खियों में आ गई। उनकी जीत ने न केवल व्यक्तिगत जीत दिलाई बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे भारत का वॉइस एक्टिंग क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो नवोदित प्रतिभाओं के लिए नए रास्ते बनाता है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि कई महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में है, जो दिखाती है कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे हासिल न किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि वैम प्रतियोगिता, जो कि व्यापक वेव्स 2025 की पहल का एक हिस्सा है, केवल प्रतिभा दिखाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा मंच होता है जो भारत के रचनात्मक उद्योग को पोषित और सम्मानित करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और मीडिया और मनोरंजन संघ MEAI द्वारा आयोजित WAM पहले से ही भारत के मनोरंजन कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये एनिमे और मैंगा पर केंद्रित है। दो शैलियां देश में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं,
जो शौकिया और पेशेवर दोनों ही तरह के रचनाकारों को आगे बढ़ने का मौका देती है। रेशम तलवार भारत की बढ़ती एनिमे और मंगा प्रतिभा के लिए नेतृत्व कर रही हैं। दोस्तों, अब बारी है कुछ जॉब ओपनिंग्स के बारे में सुनने की। राष्ट्रीय बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन विकलांग व्यक्ति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सरकार द्वारा नैक द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में कुछ रिक्तियां हैं, जिनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार हैं। मैन पावर एंगेजमेंट अधिसूचना यानी कि मैन पावर एंगेजमेंट नोटिफिकेशन अस्थायी टेम्पररी पोस्ट है। अधिसूचना संख्या है 06/2025। आवेदन का तरीका केवल ऑफलाइन। दोस्तों, इसी के साथ NIEPMD चेन्नई, CRC-A&N द्वीप समूह और CRC मदुरई में कुछ संविदा पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इनमें शामिल है NIEPMD चेन्नई में वरिष्ठ परामर्शदाता यानी कि सीनियर कंसल्टेंट, निरंतर पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम कंटिन्यूड रिहैबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम के लिए रिक्ति की संख्या 1, समेकित वेतन 60,000 प्रतिमाह। दूसरा पद है वरिष्ठ परामर्शदाता अनुसंधान एवं विकास यानी कि सीनियर कंसल्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिक्ति संख्या 1, समेकित वेतन 60,000 प्रतिमाह। तीसरा है वरिष्ठ परामर्शदाता सामाजिक कार्य यानी कि सीनियर कंसल्टेंट सोशल वर्क, रिक्ति 1, समेकित वेतन 50,000 प्रतिमाह। पर्यवेक्षक लेखा सलाहकार यानी कि सुपरवाइजर अकाउंट्स कंसल्टेंट, वैकेंसी 1, कंसोलिडेट सैलरी 35,000 प्रतिमाह। CRC-A&N द्वीप समूह में सहायक प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी सलाहकार यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी कंसल्टेंट, रिक्ति संख्या 1, समेकित वेतन 75,000 रुपए प्रतिमाह। सहायक प्रोफेसर विशेष शिक्षा सलाहकार, रिक्ति संख्या 1, समेकित वेतन 75,000 प्रतिमाह। लेखाकार सलाहकार यानी कि अकाउंटेंट कंसल्टेंट, रिक्ति संख्या 1, समेकित वेतन 45,000 प्रतिमाह। CRC मदुरई में पुनर्वास अधिकारी सलाहकार यानी कि रिहैबिलिटेशन ऑफिसर कंसल्टेंट, रिक्ति संख्या 1, समेकित वेतन 50,000 प्रतिमाह। महत्वपूर्ण नोट दोस्तों, अगर इन सभी पदों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष की तय की गई है। आवेदन को पूरा करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी पात्रता शर्तों को आप पूरा करते हैं। आवेदन केवल ऑफलाइन मोड से ही किया जा सकता है। अधिक जानकारी नियम और शर्तों के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें www.niepmd.nic.in या फिर आप कॉल कर सकते हैं 044-2747-2046 पर। नंबर याद रहे 044-274-72046 या फिर आप डायल कर सकते हैं 274-72423। नंबर फिर से एक बार 274-72423। याद रहे वेबसाइट है www.niepmd.nic.in। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं niepmd@gov.in पर। याद रहे niepmd@gov.in पर। दोस्तों, खबर सुनते हैं चंडीगढ़ से। दिशा NGO दिव्यांग छात्रों की सहायता करती हैं। यहाँ पर नेत्रहीनों के लिए परीक्षा लिखने वाले और उनके कई तरह से मदद करने वाले स्वयंसेवकों को एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया और प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 अप्रैल को दिशा NGO द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर कई मान्यवरों द्वारा स्क्राइब्स के काम को लेकर उनका उत्साह बढ़ाया गया, उनकी सराहना की गई। दिशा की संस्थापक लता दुआ ने सभी मेहमानों, सदस्यों, स्वयं सेवकों और सबसे बढ़कर वंचित बच्चों और दृष्टिबाधित छात्रों का समर्थन करने के लिए पूरे दिल से योगदान देने के लिए दानदाताओं को धन्यवाद दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि कुमारी ज्योति, ऋषिका, सोनम शर्मा, परनीत कौर, परमजीत, संजू सोनी, आरती, ज्योति चौहान, शिवानी कुमारी, अर्चना चौहान और रेनू ये सभी सरकारी गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ से हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ में कई नेत्रहीन छात्रों के लिए परीक्षाएं लिखी हैं।
इन्होंने बैंकिंग चयन और पदोन्नति परीक्षाएं भी लिखी है। विवेक हाई स्कूल की छात्रा स्वयंसेवी कुमारी अंशिका धीमान को भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। कुमारी बानी सेठी और अद्वित गुलाटी को भी नेत्रहीन छात्रों के लिए ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। पिछले 7-8 वर्षों के दौरान चंडीगढ़ के दिशा एनजीओ द्वारा 250 से भी अधिक लेखकों और स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया है। कई स्वयंसेवकों ने तो दृष्टिबाधित लोगों को कई अन्य सेवाएं भी प्रदान की हैं, जैसे कि अस्पताल ले जाना, खरीदारी के लिए ले जाना, एमफिल और पीएचडी के लिए शोध कार्य में सहायता करना आदि। दोस्तों, एनजीओ दिशा ने चंडीगढ़ और कांसल के विभिन्न स्कूलों से अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को स्कूल बैग्स और स्टेशनरी का सामान भी वितरित किया। दोस्तों, आपको बता दें कि दिशा एनजीओ विकलांग छात्रों की मदद करता है। नेत्रहीनों के लिए परीक्षा लिखने वाले और कई तरह से उनकी मदद करने वाले स्वयंसेवकों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिए गए। दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान नृत्य और मौज मस्ती के साथ साथ बच्चों के लिए खेल और जलपान की व्यवस्था भी की गई। दोस्तों, खबर सुनते हैं बॉडी बिल्डर सूरज की। पुणे में 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद सूरज गायवाल जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, लेकिन एक घटना ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। सूरज को करंट लगा और उन्होंने एक हाथ और दोनों पैर खो दिए। अब सूरज सिर्फ एक हाथ और अपने दृढ़ निश्चय के दम पर बॉडी बिल्डिंग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक सूरज के वीडियोस वायरल होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब एक वायरल न्यूज सुनते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सत्यम रजक, जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC द्वारा आयोजित परीक्षा में दिव्यांग कोटे से आबकारी सब इंस्पेक्टर के पद के लिए चयनित किया गया था, अब विवादों के घेरे में आ चुके हैं। सत्यम ने इस परीक्षा में अपनी दृष्टिबाधितता का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके बाइक चलाते हुए कुछ फोटोज वायरल होने के कारण उनके चयन पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, सत्यम रजक के सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस वायरल होने के बाद उज्जैन के रहने वाले इस युवक के सिलेक्शन पर सवाल खड़े हुए हैं। उज्जैन जिले के महिदपुर रोड इलाके में रहने वाले प्रिंस यादव ने सत्यम रजक के सिलेक्शन को गलत बताते हुए मामले की जांच की मांग की है और सवाल उठाए हैं कि अगर सत्यम दृष्टिबाधित है तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना, और अगर उनकी आंख सही है और वे बाइक चला सकते हैं तो फिर उनका दृष्टिबाधित का सर्टिफिकेट कैसे बना। अपनी शिकायत के साथ प्रिंस यादव ने सोशल मीडिया पर सत्यम रजक के बाइक चलाते हुए फोटो भी अटैच किए हैं। दोस्तों, सत्यम का कहना है कि किसी के द्वारा निजी स्वार्थ में इस तरह की शिकायत की गई है और ये बेबुनियाद है। जो फोटो वायरल किया जा रहा है वो 2021 के पहले का है और जीप वाला फोटो है। बैकग्राउंड में खड़ी जीप में बैठकर खिंचवाया गया है। वे कहते हैं कि वे वाहन अभी भी चला सकते हैं, लेकिन दूसरों की सुरक्षा के हिसाब से वे ड्राइविंग करना बंद कर चुके हैं। दोस्तों, फिर से एक बार आपका प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में स्वागत है। इस वक्त हम सुन चुके हैं आज की न्यूज और अब समय हो चला है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सुनने का। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं शुरुआत करते हैं आज के DEPWD सोशल मीडिया अपडेट्स की और पढ़ते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से आती आज की पहली पोस्ट। ये पोस्ट है पर्पल टॉक 2.1 के बारे में। पर्पल टॉक 2.1 इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ समावेशी भविष्य की ओर एक मजबूत कदम। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE द्वारा 2 अप्रैल 2025 को दिल्ली के राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान में पर्पल टॉक 2.1 का आयोजन किया गया। पर्पल टॉक सीरीज के तहत आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में समावेश यानी इंक्लूजन, नवाचार यानी इनोवेशन और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के प्रभाव पर गहन चर्चा की गई। स्टार्टअप्स, राष्ट्रीय संगठनों और तकनीकी विशेषज्ञों ने अपने नवीनतम नवाचार प्रस्तुत किए जो दिव्यांग लोगों के जीवन को अधिक सुलभ और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है।
आज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस दिव्यांगता के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने भारतीय कंपनियों, निजी संगठनों और विशेषज्ञों से इस दिशा में अधिकाधिक योगदान देने का आह्वान भी किया। इस कार्यक्रम में कई प्रभावशाली नवाचार प्रस्तुत किए गए। प्रोजेक्ट जागरूकता यानी कि प्रोजेक्ट अवेयरनेस, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया रोगियों और बौद्धिक विकलांगों के लिए QR कोड आधारित लॉकेट, ऑस्ट्रिच मोबिलिटी, लोकोमोटर विकलांगों के लिए एक अत्याधुनिक व्हीलचेयर, प्लैनेट एबल्ड विकलांगों के लिए सुलभ पर्यटन समाधान, एलियन इनोवेशन, पारंपरिक सफेद छड़ी का आधुनिक विकल्प। इसके अलावा एथर बायोमेडिकल, कॉग्निएबल, टाइनी बिट, क्लाउड, बजाज फिनसर्व, SSBI ग्रुप ऑफ कंपनीज, विजन दिव्यांग फाउंडेशन, इनके साथ कई संस्थानों ने प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। दोस्तों, कार्यक्रम में संयुक्त सचिव श्रीमती मनमीत कौर नंदा, श्री राजीव शर्मा, उप महानिदेशक श्रीमती रुचा शंकर, निदेशक श्री विनीत सिंघल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस पोस्ट के साथ कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने साझा की, जिसमें हम देख सकते हैं कि मंच पर मान्यवर गणों के साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स भी मौजूद थे। दोस्तों, डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट है पर्पल टॉक्स 2.2 के बारे में। पर्पल टॉक्स 2.2 ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण में अग्रणी लोगों को एक साथ लेकर नवाचार, समावेशन और सफलता की कहानी रची। दोस्तों, पर्पल टॉक्स 2.2 ने तकनीक संचालित समाधानों, नवीन शिक्षा और बेहतर पुनर्वास पहुंच के साथ समावेशी भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस समय अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े अलग अलग मान्यवरों तथा अलग अलग संगठनों के कामों की सराहना की गई, जिनका एक खुलासा डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट में किया है। नवीनतम शिक्षण और पुनर्वास यानी इनोवेटिव लर्निंग एंड रिहैबिलिटेशन। पी शिवानी भारद्वाज ने कहा कि चित्रकारी दृष्टिहीनों के लिए सीखने का एक मौका लेकर आती है। डॉक्टर अनंत लक्ष्मी ने कहा कि शिक्षा में 3D टेक्निक इंटीग्रेशन को बढ़ाती है। डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि 17 शहरों में 2000 से भी अधिक परिवारों का पुनर्वास किया गया है। उद्यमिता और करियर की सफलता, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर सक्सेस। निपमन फाउंडेशन के निपुण मल्होत्रा ने जोमेटो में समावेशी नौकरियां शुरू की और माइक्रोसॉफ्ट पुरस्कार जीता। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित पेशेवर सुमित अग्रवाल ने 30 का LPA कमाया और बेंगलुरु में एक नई स्टार्टअप पहल में शुरुआत की। समावेशी शिक्षा के लिए AI और तकनीकें। सूरज V मेयूर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सामाजिक भावनात्मक कोडिंग और स्पर्श संबंधी शिक्षा की शुरुआत की। वैश्विक AI समाधान सीखने में क्रांति ला रहे हैं। नाइजीरिया में नई अवधारणाओं को समझने के लिए 15 दिन दिए गए। ऑटिज्म रिहैबिलिटेशन और उच्च शिक्षा। इंडिया ऑटिज्म सेंटर कोलकाता 2026 तक डिग्री और शोध कार्यक्रम शुरू कर रहा है। दृष्टिबाधितों के लिए खेल और वकालत। जॉर्ज अब्राहम स्कोर फाउंडेशन। दृष्टिहीन क्रिकेट की शुरुआत, विकलांगता के बजाय मानसिकता के मुद्दे के रूप में दृष्टिहीनता की वकालत। स्कोर फाउंडेशन के आईवे प्रोजेक्ट ने 2.6 लाख लोगों को प्रभावित किया है। गतिशीलता और थेरेपी तक पहुंच बढ़ाना, एनहांसिंग मोबिलिटी एंड थेरेपी एक्सेस। डॉक्टर अनंत लक्ष्मी इक्वी बीइंग फाउंडेशन तैराकी से दृष्टिहीनों के पुनर्वास में मदद करते हैं। हंस फाउंडेशन ने मोबाइल थेरेपी बसों और सहायक उपकरणों के माध्यम से 23 राज्यों में 46 मिलियन लोगों तक पहुंच बनाई। जागरूकता की खाई को पाटना। टेक महिंद्रा का एबिलिटी नेटवर्क TAN 2011 से दिव्यांगों के लिए शिक्षा और नौकरियों को सशक्त बना रहा है। श्री अरबिंदो सोसाइटी सरकारी स्कूलों के माध्यम से 32 राज्यों में 2.5 मिलियन दिव्यांगों को सेवा दे रही है। बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट बताते हैं कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2025 के अवसर पर दिव्यांग क्षेत्रीय केंद्रों एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के क्षेत्रीय केंद्रों के अंतर्गत जागरूकता रैली, सेमिनार, वेबिनार और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और व्यक्ति के व्यवहार, संचार और सामाजिक कौशल को बदल देता है। ये स्थिति मुख्य रूप से बच्चों में देखी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर रैली,
वेबिनार, सेमिनार से जुड़ी कई तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा की हैं। इसके पश्चात पढ़ते हैं अगली पोस्ट। 4 अप्रैल 2025 को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE ने SBI फाउंडेशन और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। श्री राजेश अग्रवाल, सचिव DEPWD ने औपचारिक रूप से SBI फाउंडेशन के प्रबंधक निदेशक श्री संजय प्रकाश और NAB दिल्ली के अध्यक्ष श्री TD धारियाल के साथ SBI को एजुकेशन सामर्थ्य सुगम्य भारत नामक सहयोगी परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU का आदान प्रदान किया। ये ऐतिहासिक समझौता सुगम्य भारत ऐप को नया रूप देने की एक नई प्रतिबद्धता की शुरुआत करता है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। इस रणनीतिक सहयोग के माध्यम से विभाग SBI फाउंडेशन और NAB दिल्ली का लक्ष्य PWD के लिए आवश्यक सेवाओं और सूचनाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऐप में उन्नत सुविधाएं पेश करना है। ये पहल एक अधिक समावेशी और सुलभ भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। विकलांग व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्रता, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना इस पहल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद पढ़ते हैं अगली पोस्ट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 7 अप्रैल को देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले, श्री BL वर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी तथा 25 राज्य सरकारों के कैबिनेट एवं राज्य मंत्री उपस्थित थे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव, MSJE उत्तराखंड के मुख्य सचिव तथा विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण विभागों के अंतर्गत मुख्य सचिव, मुख्य आयुक्त, निदेशक उपस्थित थे। इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में दिव्यांगों, बुजुर्गों, दिव्यांग छात्रों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में नीति नवाचार के क्रियान्वयन तथा नीति नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगली पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, क्षमताओं को सशक्त बनाना, जीवन को बदलना। राष्ट्रीय गति संचालन विकलांगता संस्थान दिव्यांगजन कोलकाता यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन कोलकाता ये गति संचालन विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक देखभाल प्रदान करते हैं। पुनर्वास और सुधारात्मक सर्जरी से लेकर P&O, PT और OT में उन्नत शिक्षा तक। अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा समावेशी संवेदी एकत्रीकरण क्षेत्र बनाया गया। इस स्टॉल का निरीक्षण माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। मंत्री ने समावेशी संवेदी एकत्रीकरण और संबंधित उपकरण स्थापित करने में NIEPID के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा बनाया गया समावेशी संवेदी एकत्रीकरण क्षेत्र विशेष रूप से आम लोगों के साथ साथ तंत्रिका संबंधी विविध स्थितियों को आराम और मानसिक शांति का अनुभव प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर 2025 के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में देश भर से पधारे विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ भिक्षावृत्ति जैसे संवेदनशील और गंभीर विषय पर भी चर्चा की गई। भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के पुनर्वास पर मंत्रण, कार्य योजना और ठोस क्रियान्वयन के इस महत्वपूर्ण सत्र में सबके कल्याण और जीवन स्तर को सुधारने के लक्ष्य को संकल्प के रूप में लेने का आग्रह किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने ऐसे लोगों की बचाव, परामर्श, कौशल और पुनः मुख्यधारा में वापसी की वास्तविक चुनौतियों आदि को मॉडलों के रूप में विविध प्रकार से प्रस्तुत किया। सामूहिक तौर पर सबसे ये संकल्प लेने का आग्रह किया गया कि भिक्षावृत्ति के अभिशाप को खत्म कर इसमें फंसे लोगों के आत्मसम्मान, उनके अधिकार और विशेष सशक्तिकरण के अभियान चलाएं।
अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिव्यांग पढ़ेंगे तो बढ़ेगा भारत। शिक्षा वो आधारशिला है जिस पर समृद्ध और सशक्त भविष्य का निर्माण होता है। जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं तो समाज और देश दोनों आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना दिव्यांग बच्चों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। ये योजना न केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की ओर भी प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और इसमें आप अब तक सुन रहे थे सेक्शन ऑन DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स। ये सेक्शन आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखकर भेजें। अगले शो तक आपसे इजाजत चाहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स मेडिकल बोर्ड से नीट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार की दिव्यांगता का आकलन करने को कहा। गाजियाबाद के मसूरी में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए पहला समेकित माध्यमिक विद्यालय तैयार। जल्द ही भरे जाएंगे दिव्यांगों के पद। दिव्यांगों की मांगों पर मुख्य सचिव के साथ भी होगा विचार मंथन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृहों के कामकाज पर फिर से शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने का निर्देश दिया। रायपुर में दिव्यांगजनों का हल्ला बोल पैदल मार्च की तैयारी, पुलिस ने किया ये काम। सुनेंगे रेशम तलवार की वेव्स एनिमे एंड मैंगा कॉन्टेस्ट WAM में इनक्रेडिबल अचीवमेंट के बारे में। सुनेंगे कुछ जॉब ओपनिंग्स के बारे में। चंडीगढ़ के लेखकों और ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग करने वाले स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। बॉडी बिल्डर सूरज ने पैर और हाथ गंवाने के बाद भी कैसे बदली अपनी जिंदगी। दिव्यांग कोटे से MPPSC पास कर बने आबकारी सब इंस्पेक्टर सोशल